तो आपका वो केवीपीवाई वाला एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, वो बहुत सही हो गया आपके लिए। धीरे से कब छोड़ी थी क्लास? वो होमवर्क कर लिया बच्चों? यस सर। डाउट है कोई? यस सर। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। अगर कुछ नहीं मेंशन टेक्स्ट कर लो। हाँ बच्चों, इसमें और कोई डाउट? नहीं 10 टाइम्स 10 एम। सिक्स, तो आपको कहा है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल एस्केप वेलोसिटी अटेन कर रहा है तो सरफेस पे जो था तो क्या है, तो आप याद करो सरफेस पे हमने क्या किया था, उसकी एनर्जी को 0 ही किया था, के प्लस पी, तो दोनों न्यूमेरिकली सेम। डन। एक्सरसाइज 1 सी पार्ट बच्चों। हो गया भाई सर? यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब बस हमने जैसे स्केप में तो क्या किया था कि इन्फिनिटी पे ही भेज दिया था, यहाँ पे इन्फिनिटी पे नहीं भेजोगे आप, है ना। राइट हैंड साइड पे जो टर्म आएगी वो माइनस जीएमएम बाय आर आ जाएगी। बस एक जो ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन में हाइट पूछा है, जब आप फॉर्मूला लगाओगे उससे तो आर आएगा, तो क्या करना होगा, मतलब या तो पहले ही जब लिखोगे ही वहीं पे ही आर प्लस एच लिख दो ताकि गलती ना हो। अच्छा हाँ, तो सेंटर से पूछा तो आसान हो गया था। कई बार कई क्वेश्चन में सरफेस से दिया होता है, तो प्लीज टेक केयर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो उसको वेलोसिटी दी है वो एस्केप से ज्यादा दी है, तो आपको इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है इन्फिनिटी पे जाते, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इन्फिनिटी पे निकाल दो क्या स्पीड बनती है। समझ गए? बढ़े आगे। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सैटेलाइट मोशन की, ठीक है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सैटेलाइट? Very small body revolving around the heavier object. So of course you know कि satellites artificial भी होती हैं और natural भी होती हैं, right? तो जो बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, ओके, स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ हेवियर बॉडी। तो अगर हम बच्चों स्पेसिफिकली किसी प्लैनेट के केस में बात करें, मान लो ये कोई प्लैनेट है वहां से आपका, और कोई सैटेलाइट
रेडियस आर में उसके अराउंड घूम रही है। सैटेलाइट पे फोर्स कौन सी लगेगी? सेंट्रीपिटल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उसको घुमाना है तो क्या हो रहा होगा? सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाएगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल मैं देख रहा हूँ कि आपने सिंपल टर्म में लगाया तो एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाय और प्लस gm बाय r स्क्वायर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखो, देखो मैंने स्मॉल आर से शो किया और ये स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ से है? सेंटर से। जब भी हम स्मॉल आर दिखाते हैं वो हमेशा सेंटर से ही होता है। इक्वेशन समझ आ रही है? यहाँ से बच्चों मुझे बताओ बीओ क्या आ गया? रूट जी एम। ये जो है बीओ इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, बीओ का मतलब है ऑर्बिटल। इसका बच्चों मीनिंग क्या है कि भाई जैसे अर्थ से आप मान लो आप चाहते हो कि अर्थ से आर डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट लगा तो आपको क्या करना होगा? तो एक बार आप ले जाओ आर राइट पे मतलब आर डिस्टेंस पे और उसको ये स्पीड दे दो 0। फिर क्या होगा? उसके बाद तो अपने आप घूमती है, आपको कुछ नहीं करना। तो जो फॉर्मूलाज थोड़े सिमिलर से हैं, है ना? एस्केप वाला भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। क्या फर्क था बताओ? और क्या फर्क था? वो आपने फॉर्मूला याद करने हैं, मतलब ऐसे ही याद रखते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर। डोंट रिमेंबर एज रूट 2 जीएम बाय आर, रिमेंबर इट एज रूट 2 जीएम बाय स्मॉल आर, ताकि ऐसी कोई गलती ना हो। इज दिस क्लियर? ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि हाँ जी एक स्पेशल केस है, जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल अर्थ की सरफेस के पास ही है, तो क्या होगा? फिर स्मॉल आर कैपिटल आर। आता है समझ में? टाइम पीरियड निकालो बच्चों। एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? क्या बन गया भाई? 2 पाई r/v। तो ये बन गया 2 पाई r√r/रूट। ये m कौन सा है? मास ऑफ प्लैनेट या जो भी है, ठीक है। तो मतलब आप देखो बच्चों, चाहे ऑर्बिटल स्पीड है चाहे टाइम पीरियड है,
इनका सैटेलाइट के मास के साथ कोई लिंक नहीं, ठीक है। इनका लिंक जो है वो मेन बॉडी के मास के साथ, प्लैनेट के मास के साथ। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से हम क्लियरली बच्चों ये देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है इट इज प्रोपोर्शनल टू r raised to power 3/2 upon m raised to power half। इसको वैसे ऐसे ही याद रखना, हर जगह ना बुक्स में ऐसे होता है p proportional to r raised to power 3/2, just fine, that is assuming कि mass of planet is constant। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि आपको कहा जाए कि सन का मास चेंज कर दिया, बताओ अर्थ के टाइम पीरियड पे क्या है। आपके माइंड में एकदम ये आएगा कि यार रिलेशन क्या हुआ, सन का मास चेंज किया अर्थ के टाइम पीरियड पे, रिलेशन है। समझ लो ना? ये क्लियर हो रहा है बच्चों? इसके बेसिस पर बच्चों हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चों आप ये सोचो, मान लो हमने अर्थ की सरफेस से कोई सैटेलाइट भेजी है। जनरली सैटेलाइट का काम क्या होता है? कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है अर्थ से, कोई अर्थ से कोई एंटीना है या कुछ है। तो काफी केसेस में हम ऐसा चाहेंगे कि सैटेलाइट ने जहां से इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है, मान लो अर्थ के ऊपर पे एंटीना है, सैटेलाइट ने उससे इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है, तो हम चाहेंगे कि वो सैटेलाइट हमेशा उस एंटीना के ऊपर ही रहे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? जैसे जैसे एंटीना घूम रहा है अर्थ की रोटेशन के साथ, वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रही है। दूसरे मान लो स्पाई सैटेलाइट है, हमें चाहते हैं सैटेलाइट जो हमारे को हर टाइम कश्मीर के बारे में info देती है, तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर वो सैटेलाइट हमेशा ही कश्मीर के ऊपर है ना, अगर कश्मीर अर्थ के साथ साथ घूम रहा है तो वो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ही घूम। इन अदर वर्ड्स उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 24 आवर्स। तो हम यहाँ से बता सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट कि कोई ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स ही रखना हो, उसके लिए हमें आर कितना रखना पड़ेगा। तो ऐसी सैटेलाइट को मान लो कोई पर्सन कश्मीर पे खड़ा होकर देख रहा है, उसको क्या दिखेगा? सैटेलाइट लोकेशन में ऊपर। ठीक है, तो ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आपने शायद सुना भी होगा वर्ड। तो जियो स्टेशनरी का मतलब है जो अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? तो अगर मुझे टाइम पीरियड पता है तो उसको मैं टाइम पीरियड वाले फॉर्मूला में अगर पुट कर दूं तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो ये पुट करके बच्चों इट टर्न्स आउट कि जो आर आता है वो 42,400 किलोमीटर आर। तो हाइट कितनी होगी? इसमें से हम रेडियस माइनस करते हैं 6400, तो कितना बन गया? 36,000। जनरली जो सैटेलाइट्स होती हैं वो 36,000 किलोमीटर की हाइट, which you can realize is a huge distance। आइडिया लगाया था कि एरोप्लेन कितनी हाइट छोड़ता है, कितनी होती है? 30,000 फीट, तो 10 किलोमीटर होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 36,000 किलोमीटर।
ये मतलब वैल्यू कुछ अर्थ के लिए, ऐसे तो जियो वर्ड आ गया तो उससे क्लियर ही है, बट सिमिलरली आप किसी और प्लैनेट के लिए भी निकाल सकते हैं। आपने तो बस देखो, अगर हमें कोई सैटेलाइट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें पता चल गया उसका हाइट इतनी है 36,000, अब क्या करेंगे, अर्थ से पहले इसको उतनी हाइट पे लेके जाएंगे और फिर वहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो जियो है वो दे देंगे। अब एक बार हमने दे दिया फिर तो अपने आप घूमते रहेगी, आपको कुछ करना है क्यों, वहां कौन सा कोई फ्रिक्शन है स्पेस में कि भाई जो मैग्नेटिक एनर्जी कम करवा देगी या कुछ, तो एक बार आपने भेजना है बात होता है। कौन सी कह रहे हो, एक तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एक अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, अर्थ को कहां से मिल रही है, तो सैटेलाइट को भी तो वैसे ही मिलेगी, अर्थ को कहां से मिल रही है, सन से, जो सैटेलाइट है उसको भी सन से मिलेगी ना, वही सेम फोर्स। हाँ बच्चों ये समझ आ गया सबको, हाँ एक डाउट आ सकता है कि अर्थ बच्चों अपनी एक्सिस के अबाउट क्यों रोटेट करती है, तो इसका बच्चों मतलब कोई फिजिक्स के हिसाब से आंसर नहीं है, इट इज जस्ट व्हाट ऑल दैट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि बाय चांस ऐसा हुआ कि जो जब बिग बैंग हुआ, ठीक है, उस टाइम पे अर्थ ने घूमना शुरू कर दिया या जो भी एक्सप्लोजन के कारण वो एक बार घूम रही है, अगेन कोई फ्रिक्शन नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर वो घूमती जा रही है, देयर इज नो फिनोमेना एज सच to explain कर पाए कि भाई अर्थ क्यों घूम रही है। अगर अर्थ ना घूमती तो बच्चों क्या इम्पैक्ट होता, मतलब प्रैक्टिकली ये हो जाता कि एक्सट्रीम केस हो जाता तो अर्थ भी मतलब सर्वाइवल पॉसिबल ना होता अर्थ से। हाँ फिर तो मतलब प्रैक्टिकली एक ही साइड फेस करता रहेगा ना, वो तो एक साल के बाद उल्टा होगा, समझ आई बात। एक साइड क्या बन जाएगी, फ्रूटी, कुकी, बिस्किट, अच्छा आइसक्रीम तो एक्चुअली यही कहते हैं कि जब मतलब जो कहते हैं ना कि भाई अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे बाई चांस हैं कि बाई चांस ये हो गया फिर बाई चांस ये हो गया फिर बाई चांस ये हो गया, वो करते करते बस बाई चांस तुम सब आ गए, ठीक है क्लियर, ओके। इलिप्टिकल अभी उस पे आएंगे, ठीक है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट्स ओनली, जो एक्चुअल ऑर्बिट होती है बच्चों वैसे वो इलिप्टिकल होती है, थोड़ा सा भी आगे समझो। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें मैथ्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो अभी हम जो सारा कुछ पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर के लिए कर, ओके। तो बच्चों ये जो सिस्टम है हमारा सैटेलाइट एंड प्लैनेट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो क्या बनेगी,
क्या बच्चों सारे प्लैनेट्स मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं? वो किसी एक की हॉरिजॉन्टल है ना, हाँ बट क्या सारे रोटेट करते हैं? सारे स्टार्स भी रोटेट करते हैं? सन है, सन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। सैटर्न रोटेट करता है अपनी एक्सिस के। अब एक पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई? माइनस गिवन बाय आर। हुआ टू का सर, मैं तो पोटेंशियल ही पूछी है। पोटेंशियल तो माइनस जीएमएम बाय आर ही है बच्चों। काइनेटिक हाँ जी, क्या करना है? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लैनेट तो हम एस पे मानेंगे तो वो बन गया जीएमएम बाय 2 आर। तो इससे टोटल निकाल सकते हो। टोटल क्या बन गया आपका? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक माइनस जीएमएम बाय 2 आर। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रही है बच्चों? सिस्टम बना हुआ है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है, बट एटलीस्ट एक दूसरे के साथ इन अ वे तो अटैच तो है ना, अलग तो नहीं होंगे ना अपने आप। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब वो सिस्टम अपने आप से बाउंड है, फंसा हुआ है, उससे वो नहीं होगा। हाँ यस, कोई भी सिस्टम अगर अपने आप से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होगी। जैसे अगर हम अर्थ का एग्जांपल है, अर्थ एक sort of a sphere which is made up of many other elements. तो how is it कि वो सारे बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं? अगर आप पूरी अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी तरफ इसी तरह निकालें ना, मतलब जैसे हम शेल की बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे ही हम स्फीयर की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी नेगेटिव आती है। अगर अर्थ की एनर्जी मान लो जितनी भी एनर्जी आती है नेगेटिव में, बस भी ह्यूज वैल्यू, अगर हम उतनी अर्थ को पॉजिटिव एनर्जी देके टोटल एनर्जी 0 कर देंगे तो क्या होगा?
टूट जाएगी, निकल जाएगी, राइट? तो बिल्कुल पीसेस में निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि ये रिलेशन क्या है बिटवीन पोटेंशियल काइनेटिक मैकेनिकल, ये रिलेशन है ना मैकेनिकल काइनेटिक और पोटेंशियल में, ये रिलेशनशिप है। अगर आप याद करो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने बिल्कुल ये रिलेशन लिखा होगा, सेम क्यों आया वहां पर भी? वहां पर भी जो आप फोर्स लिखते हो वो 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ भी 1/r²। तो बच्चों ये जो जितने हमने रिजल्ट्स लिखे हैं, ये रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। आपको ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई मान लो या तो कहा जाए कि इमेजिन करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो r² पे नहीं r³ पे डिपेंड करती है, 1/r³। तो निकालो, तो आपके सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे ना, शुरू से आपको डिराइव सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। मानते हो? मतलब ये जो रिलेशन है ये किसके लिए? स्टैंडर्ड केस के लिए, जब 1/r² के प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट यही क्वेश्चन ट्राई करो। तो जो हर स्टेप को ध्यान से सोचना, इसमें हाईली प्रोबेबल है कि आप गलती करोगे। सारा कुछ जहाँ से स्टार्ट किया है सब कुछ तुम्हारा करना है, पीओ, टाइम पीरियड, काइनेटिक, पोटेंशियल, सब कुछ। अच्छा हो सकता है किसी केस में ऐसा भी आ रहा हो डिफाइंड किया है, लेकिन तो हाइपोथेटिकल केस नहीं आ रहा, तो कोई चक्कर नहीं, आप तो ट्राई करो बस, क्या बनता है। कोई प्लैनेट का मास कैपिटल है, रेडियस कैपिटल है, ये तो आपको वैसे बताया कि फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। हाँ आपने तो अपने फॉर्मूला में बस r² की वैल्यू यूज करना है, जिससे पार्टिकल का मास है वो सेपरेट का वो ये तो आपको जनरल होता है। आपके लिए तो प्लैनेट का मास कैपिटल है और सैटेलाइट का स्मॉल है, उसी टर्म्स में निकालो। आपको तो बस ये बताया कि आप ये मान लो कि फोर्स जो है तो मैं बोल रहा था कि r² की जगह r³ के प्रोपोर्शनल।
ठीक है। Excuse me, sir. Excuse me, sir.
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सारा कुछ आपको पता है क्या करना था। सबसे पहले तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स को इससे इक्वेट करोगे तो इससे आपके पास वी नॉट आ गया, है ना। इससे टाइम पीरियड निकला आगे। काइनेटिक एनर्जी आसान है। हाँ भाई, मिली गलती तुम्हें? यही तो चक्कर है, गलती दिखती नहीं। हाँ जी, पोटेंशियल कैसे लिखोगे? यहाँ पे बहुत चांस था, मतलब मुझे लग रहा था कि आप पोटेंशियल में सीधा लिख दोगे माइनस जी एम बाय आर। उसने लिखा भी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि कई वापस से मेजॉरिटी ने नहीं लिखा। क्या करना पड़ना था? उसको भी ड्राइव करना पड़ेगा दोबारा। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए बन जाता है अगर आप सोचो, प्रैक्टिकली आपने पूरा चैप्टर यूज कर दिया, स्टार्टिंग की फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, फिर सर्कुलर और वो सब कुछ तो लग ही गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? इंटीग्रेट करके, है ना। तो वो बनेगी माइनस डी डैश एम बाय 2 आर स्क्वायर। बिल्कुल जैसे हमने पहले इंटीग्रेट किया था उसी इंटीग्रल में आपने बस क्या करना था, आर क्यूब की, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब डाल दो। आप में से कुछ लोगों ने साइन की गलती की, नहीं होनी चाहिए थी। सीधा ही सोचो, अगर जो साइन आर स्क्वायर के साथ आ रहा है आर क्यूब के साथ तो वही आएगा, राइट। तो इस केस में बच्चों बाई चांस ऐसा हो रहा है कि जो आप टोटल एनर्जी देते हो वो जीरो आ जाती है। व्हाट डज दैट मीन? कि ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा सिस्टम बनेगा ही नहीं। आप कोशिश करोगे भी तो वो अलग ही हो जाएगा। तो तो बाई चांस हमने ये पावर दी थी तो ऐसा बन गया। तो बट आप कंसेप्ट समझ गए वाटर लाइन? इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा आप करते भी, मतलब जैसे दूसरे केस में तो ऐसा है कि मान लो आपने एक हाइट आर के जाके डीओ दे दिया तो वो सर्कल में घूमेगा। यहाँ पे वो सर्कल में घूमेगा ही नहीं, वो चला ही जाएगा। ठीक है, तो लिख भी लो बच्चों। तो ये जो हमने मतलब किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो मतलब अभी तक नहीं आया ऐसा कुछ। मतलब इनडायरेक्टली छोटे मोटे तो आए हैं कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा या कुछ, पूरा नहीं आया एनर्जी वगैरह। वो हम कमेंट नहीं कर सकते कि मतलब स्टार्ट हुआ है या क्या हुआ है। हमने तो उसको, हमने तो ये मान के सॉल्व किया है कि अभी जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। पीछे कंसेप्ट सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तो मतलब हम इंडायरेक्टली उससे समझ सकते हैं, चलो स्केल वेलोसिटी वाला तो केस था। क्या मैकेनिकल एनर्जी कैसे हो? तो मैकेनिकल एनर्जी है, उसका मिनिमम पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी भी वहां पे सिस्टम नहीं है, तो वहां पर सिस्टम जुड़े रहेगा, फिर मिनिमम पॉजिटिव आ रहा है बट मिनिमम है, तो वहां पे सिस्टम जुड़े रहेगा।
मिक्स कर दो। जैसे ही मतलब अगर एक सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, आप ये सोचो ना कि यहाँ पे तो एनर्जी तो कंजर्व है, एक्सटर्नल फोर्स तो आनी, ठीक है। तो आप इसको एस्केप वेलोसिटी वाले एग्जांपल से हमने क्या किया था, सरफेस पे उसको इतनी एनर्जी दे दी कि उसकी एनर्जी जीरो होगी टोटल, तो उससे क्या हुआ, वो मतलब फाइनली ऐसा हुआ ना कि पार्टिकल इनफिनिटी पे चला गया, मतलब पार्टिकल सेपरेट हो गए। जब भी कभी ऐसा होगा टोटल एनर्जी जीरो होगी, तो पार्टिकल्स सेपरेट होके इंफिनिटी पे जाएंगे ही जाएंगे, assuming there is no other force, of course. इसका उससे कोई लिंक नहीं, स्टेबल अनस्टेबल है। हो गया क्लियर? ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, आप मानो कि ये सैटेलाइट सिस्टम ही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी क्या कह रहे हो? R not constant है, A and R not are some constants. है बहुत ही आसान, मतलब बस सोचना है आपको, एक ट्रिक सी कि क्या। हो गया किसी का?
था इसमें? बहुत इजी था। गलती क्या कर सकते थे? मतलब एक तो बेसिक गलती तो यही कर रहे थे कि ये रिलेशन लगा देते, ये वाला, ये क्यों नहीं लग सकता था? वो केस सिर्फ आर स्क्वायर वाले केस के लिए है ना, तो क्लियरली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर वाला केस तो है नहीं, कुछ और है, तो हमें बेसिक से करना पड़ेगा। तो यू है तो मैकेनिकल एनर्जी पूछा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए बी चाहिए, बी के लिए फोर्स चाहिए। अगर यू है तो उससे बी कैसे, फोर्स कैसे आएगी? माइनस डी यू बाई डी आर। तो जब आप F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर करोगे बच्चों, तो वो क्या बन जाएगा? के बाय आर, जो कि किसके इक्वल है? एम वी स्क्वायर बाय आर के, राइट? तो यहां से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया बच्चों? के बाय टू, और तो मैकेनिकल एनर्जी क्या बन गई? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बाय टू माइनस के। ये सबको समझ आ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे? पक्का? ln की क्या होती है? 1 बाय r, तो मतलब वो क्या बनेगा? r नॉट बाय r इनटू 1 बाय r, तो r नॉट कट जाएगा, ये बच जाएगा। सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन? बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं बच्चों आपको वो मतलब जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो नहीं करवा रहा हूँ, तो आप कर ही लोगे। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो करवा रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो we move to the next part of this chapter, which is Kepler's law. मतलब कुछ नहीं, आपको एक एडवांस कंसेप्ट करवाना है, वो नहीं होगा, अदरवाइज तो ही हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ था हिस्टोरिकली, मतलब केपलर वाज अ साइंटिस्ट who existed much before Newton. तो केपलर ने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, राइट, मतलब ऑल ही हैड वाज अ टेलीस्कोप, उसने टेलीस्कोप से मतलब कितने सालों तक वो प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करता रहा, और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ लॉज दे दिए प्लैनेटरी मोशन, बट एट दैट टाइम दे वर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज़ उसका कोई प्रूफ नहीं। वही सेम लॉज बाद में जाके न्यूटन ने दिए। न्यूटन को एडवांटेज ये था कि ही न्यू मैथ्स, ठीक है, तो उसने मैथमेटिकली सारा कुछ करके दिखा दिया कि भाई देखो ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जो किया है इसका वो वहीं से स्टार्ट हुआ ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि भाई न्यूटन ने तो मैथमेटिकली अप्रोच किया कि भाई हाँ 1 बाय r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और उसके हिसाब से ये सारा कुछ डिराइव करके दे दो। अब जस्ट इमेजिन कि मान लो केपलर को मैथ्स कुछ नहीं आती थी, उसने सीधा ये कह दिया कि भाई हाँ जी t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी उसकी या स्किल्स से जो कि वो बता पाया, क्योंकि अब तुम्हें पता ही है कि पक्का से ऐसा होता है। बट द इवन ग्रेट पार्ट वाज कि केपलर वाज एबल टू डू ऑल दिस विदाउट मैथ्स, ठीक है। हमने भी बच्चों जो ऊपर मैथमेटिकली किया है वो मतलब हमने थोड़ा सिंपल फॉर्म में किया है कि हमने सर्कल मान लिया। केपलर ने सर्कल भी नहीं माना था, केपलर ने जो एक्चुअल मोशन है, जो इलेक्ट्रिकल मोशन है, उसके हिसाब से ही लॉज, ठीक है। बट मतलब credit goes to Newton because he could prove them, but they were originally told by Kepler, ठीक है। तो अब ये लॉस थे क्या देखते हैं बच्चों।
मैथ्स में कोऑर्डिनेट हो गया, एलिप्स हो गया। तो जो फर्स्ट लॉ था बच्चों केपलर का, वो है कि प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में। Do you broadly understand what is an ellipse? Yes. और जो सन होता है वो एलिप्स के फोकस पे होता है। मैं आपको एक बार फिगर से समझा देता हूँ कि एलिप्स कैसा होता है। एलिप्स बच्चों इससे एक ही शेप होती है, आप मैथ्स में सीखोगे कि उसके दो फोकस होते हैं। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स का ये दो फोकस होते हैं। कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज की होती हैं फोकस की, हम उस पे नहीं जाएंगे आपको। Once again, अगर हम न्यूटन के लॉज लगाएं, GM1 M2 का आजकल यूज करें, तो उनसे ये प्रूव किया जा सकता है कि हाँ एलिप्स में मूव कर सकता है। हमने ऑल्सो दिखाया सर्कल में, लेकिन अगर हम एलिप्स भी मानते तो मैथ्स कॉम्प्लेक्स होती, लेकिन ये प्रूव होता। समझ आ रहा है रिजल्ट पहला? दूसरा बच्चों जो रिजल्ट है वो क्या है? इट इज इवन कॉम्प्लेक्स एंड सरप्राइजिंग कि हाउ कुड मतलब केपलर गेस दिस। इमेजिन करो बच्चों सन की किसी एक फोकस है, ठीक है? तो हमने कोई दो अलग अलग ड्यूरेशंस दिखाई। मान लो किसी एक ड्यूरेशन में प्लैनेट, ये जो दूर वाली पोजीशन है, वहां पे एक जगह से दूसरी जगह गया। इसकी और ड्यूरेशन में ये जो लेफ्ट वाली पोजीशन है वो दिखाई, ठीक है? ये इक्वल ड्यूरेशन है, कुछ भी मान लो, 1 घंटा, आधा घंटा या 1 मिनट, ये ड्यूरेशंस इक्वल। आप ये ब्लू वाली एरिया समझ रहे हो तो मैंने ये स्ट्रेट किया हुआ, ये क्या है, कौन से? एक तरह से ये वो एरिया है ना, अगर मैं प्लैनेट का रेडियस बनाऊं, पोजीशन वेक्टर बनाऊं सन से, तो वो पोजीशन वेक्टर जितना एरिया कवर करता जा रहा है, राइट? ऑब्वियसली जो पोजीशन वेक्टर है r जो है वो चेंज कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी। तो वो जो भी एरिया स्वीप कर रहा है, तो ये फिगर बना लो। तो बच्चों केपलर ने ये कहा कि अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल्स लेते हो,
तो उन इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये जो एरिया स्वेप्ट है वो इक्वल है। area swept by radius vector in equal time intervals is same. हाँ, यहाँ पर हम जो एरिया है वो ऐसे फंक्शन ऑफ पेरीमीटर करते हैं as a function of पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर कवर किया हुआ है से क्या लिखता हूँ या थिकनेस जो एरिया है उसको ऐसे फंक्शन ऑफ पेरीमीटर मतलब फ्रंट के एक साथ कर देना और टाइम इंटरवल से वही आएगा कि पेरीमीटर का कवर किया उसके साथ बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये कितना मूव किया। इंपॉर्टेंस तो इस पूरे एरिया की है जिसको ब्लू दिखाया हुआ है। सर वही कह रहे हैं कि दोनों केसेस में वो जो लाइन की लेंथ है वो सेम होगी ना ना ये जो पूरा ब्लू एरिया है वो सेम है। लॉस की सेम कब काम है वो उससे आगे हम प्रूव भी करेंगे स्पीड चेंज होती है। मतलब बच्चों ऑब्वियसली अगर मान लो ये दो इक्वल टाइम इंटरवल्स हो रहे हैं क्लियरली ये जो राइट साइड वाला केस है इसमें ये लेंथ बड़ी है आर की तो जो ये इसने ऑर्बिट के अलॉन्ग मूव किया है वो कम मूव किया होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले केस में ज्यादा मूव किया होगा तो यहाँ पर जो स्पीड है वो चेंज होती है। ठीक है स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों तो हम किस क्वांटिटी की बच्चों बात कर रहे हैं फिर से एरिया। हम कह रहे हैं कि एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इज सेम। ठीक है तो अगर मैं एक क्वांटिटी बनाऊं बच्चों एरिया अपॉन टाइम तो वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है इसको हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे डीए बाय डीटी राइट। तो डीए बाय डीटी कांस्टेंट हो गया। हाँ बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि छोटा लोगे तो भी कांस्टेंट है तो छोटा ही कांस्टेंट हो गया तो बड़ा तो अपने आप कांस्टेंट हो गया। तो वंस अगेन बच्चों जैसे मैंने आपको कहा केपलर ने तो सीधा एरिया फॉर्म में कह दिया कि कांस्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम मैथमेटिकली ये चीज को प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग ऑल ऑफ न्यूटन लॉ। तो हमें मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है डीए बाय डीटी कांस्टेंट। ठीक है ये फिगर देखो बच्चों एरिया वेक्टर की लेंथ कुछ भी आर मान लेते हैं हम सॉरी रेडियस वेक्टर की लेंथ आर मान लेते हैं तो डीए एरिया क्या बना तो एक सेक्टर है राइट साइड वाला सेक्टर मान लो जहां मैंने एंगल शो किया हुआ है डी थीटा तो वो जो सेक्टर बन रहा है उस सेक्टर का एरिया क्या हुआ सेक्टर है एंगल उसमें डी थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या हुआ डी थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है 360 को 2 पाई लिख दो तो क्या बन गया डी थीटा बाय 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर।
तो कट गया पाई, क्या बचा? हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बन गया। सोच लो सारे, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बन गया। तो अगर मैं डीए को पुट कर दूं एज हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, और नीचे क्या आ गया? ये एरिया बना सेक्टर का। तो डीए बाय डीटी क्या बन गया बच्चों? हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डीटी। What is d theta by dt? Omega. So I can write it as half omega r square. यहाँ तक लिखो। एक एंगल बहुत छोटा है, डीए लिख रहा हूँ। क्या नहीं फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप एक छोटा सा सेक्टर अगर मान रहे हो, अगर एंगल बहुत छोटा है, सर्कल को आप यही मान रहे हो ना कि ये और ये सेम है, ये भी नहीं हुआ। तो अगर एंगल छोटा है तो तुम कह ही सकते हैं कि क्लियरली आ रही है। क्या नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करके देख लो। अगर आपको लिखते लिखोगे तो भी वो अप्रोक्सीमेशन लेके ही बन जाएगा। वो क्यों फर्क पड़ रहा था? क्योंकि वहां पे हम इंटीग्रेट कर रहे थे, जो आप कह रहे हो। तो अगर आपने एलिमेंट ही छोटा गलत ले लिया, उसको ऐड करोगे तो बड़ी क्वांटिटी की गलत ही आएगी। यहाँ कौन सा इंटीग्रेशन? क्या बच्चों यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके, अब देखो हम कैसे इसको और चैप्टर के साथ रिलेट करेंगे। बच्चों जो प्लैनेट के ऊपर सन के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, वो किधर को लगी? टुवर्ड्स द सन। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट अबाउट द सन? टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट अबाउट द सन। प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, किधर को लग रही है? टुवर्ड्स द सन। तो उस फोर्स की टॉर्क क्या होगी? जीरो। टॉर्क जीरो लग रही है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन? अब ये तो पता चल गया कि वो कांस्टेंट है। वो है क्या एंगुलर मोमेंटम? कैसे लिखोगे एंगुलर मोमेंटम? हाफ m dcm स्क्वायर प्लस हाफ icm ओमेगा स्क्वायर m rcm क्रॉस vcm प्लस icm ओमेगा। राइट। अब प्लैनेट को पॉइंट मास मान लो सन के हिसाब से, तो कौन सी टर्म खत्म होगी? icm ओमेगा खत्म हो गया। क्या बचा? mr क्रॉस v। ठीक है, v क्या है? ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो क्या टर्म बची? m r स्क्वायर ओमेगा बचा। ठीक है। तो जो L ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन है, वो है m r स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, वो इस इक्वेशन से है। हाँ जी, आगे समझ। तो अब बच्चों जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो।
ओमेगा आर स्क्वायर क्या बन गया? L by 2m। L कांस्टेंट है, हमने प्रूव कर ही दिया। m किसका मास है? ये स्मॉल m है, प्लैनेट का मास, वो भी कांस्टेंट ही है। तो इससे क्या पता चल गया? dA by dt कांस्टेंट है। बट आप ये बात समझ लो, हम तभी प्रूव कर पा रहे हैं अगर हम न्यूटन के सारे लॉज यूज कर रहे हैं ना, हम तो पूरी मैथ्स के साथ कर पा रहे हैं। आप इसी तरीके से क्या होगा, सीक्वेंस या कुछ अलग हो सकता है, बट ऑब्वियसली रिजल्ट से ही केपलर ने ऑब्जर्वेशन तेरा कुत्ता भी इतना तेज है, कहां से किस्मत की बात है। तो फिर उसकी तो खराब थी किस्मत। आप सोचो कि इतना सही बता के भी कोई पूछता ही नहीं उसको। मतलब बहुत मतलब कमाल की बात है, पता नहीं कैसे उसने क्या देखा क्या सोचा। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों। और तीसरा है बच्चों जो केपलर का लॉ था। अच्छा एक मिनट, उससे पहले जैसे जो मैं आपको समझा रहा था बच्चों कि आप ये समझ लो कि जितना आर बड़ा होगा उतना वी छोटा होगा। उसको आप एरिया से भी समझ सकते हो, और उसको अब हम क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं उससे भी सोच सकते हो कि भाई एम वी आर कॉन्स्टेंट है। तो उससे क्या समझ आ रहा है, जितना आर बड़ा होगा उतना वी छोटा होगा। तो क्या होता है प्लैनेट के साथ कि जो सब जब वो सन से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसकी स्पीड बहुत कम होती है, और जब वो सन के पास आता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। एंड थर्ड बच्चों जो केपलर का लॉ है ये उससे रिलेटेड है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो हमने मैथ से निकाला था। बस केपलर ने उसको इस फॉर्म में बोला। तो क्या होता है बच्चों, लेट्स से ऐसे हम दो एक्सिस बना देते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। क्या ऐसे चलो, एक छोटी वाली और एक बड़े वाली। जो बड़े वाली पूरी होती है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, उसका आधा है उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो केपलर ने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो सेमी मेजर एक्सिस के 3/2 तो केपलर वाले लॉ से बेस आपको कुछ भी मैथमेटिकल नहीं आ सकता, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकली सीधा ही पूछे जा सकता है। आईआईटी के तो सिलेबस में ही नहीं है। आईआईटी के सिलेबस में तो क्लियरली है कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। राइट बच्चों? ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। एक दो मतलब मैंने आपको क्वेश्चंस देने जो इंपॉर्टेंट है वो करवाने और एक्सटेंड करेंगे। आपने होमवर्क में क्या करना है? क्या क्या सारा कुछ जितना भी बचा हुआ है सारा हो जाएगा, वो भी कर दो। 3 भी कितनी करोगे बताओ? मंडे को है क्लास, टाइम है आपके पास। हाँ वो होगी भी छोटी, कर दो फिर, खत्म कर दो काम, ठीक है।
मंडे को ये पूरा चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? नहीं 3A कर लेना। कर लेना। मंडे को फिर कोई पुरानी 3B डिस्कस कर लेते हैं। बोलो, करी हुई है सबने वर्क की? वो कर लेंगे। किसकी? चलो जो भी करनी है दोनों कर ले। वर्क एंड सर्कुलर क्यों किसे को नहीं वो चलता है। प्रोजेक्ट्स का सिलेबस नहीं हमारा पीछे जा सकता कभी, टेंशन मत लो। वो मैं बता दूंगा अलग से। ठीक है, सब समझ गए ना मंडे को क्या कुछ हो रहा है? एक बार रुको, ग्रेविटेशन का हम कर रहे हैं 0 1 3A। वर्क की क्या कह रहे थे? 3B। और सर्कुलर का चल 2 में तो कितना टाइम लगेगा? 2-3 डाउट होगा। आपको करने में टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ डिस्कस करने में टाइम लगेगा। डाउट्स कम होते हैं उससे। अभी ये कर लो, ठीक है? चलो ओके।